क्विक सा पहले तो रिकॉल कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। 194 हमारी अभी तक की सबसे बड़ी धारा, सबसे बड़ा सेक्शन था, और ये बात हम लोग जानते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे। अब क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ी हम लोगों ने, हल्का सा इसको देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 194 बेसिकली ये बताता था कि नगर पालिका के एरिया में जब भी किसी को बिल्डिंग बनानी हो तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेंगी। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले एक रिटन एप्लीकेशन या लिखित आवेदन दे के मंजूरी मांगनी पड़ेगी कि क्या मैं बिल्डिंग बना लूँ। जब वो मंजूरी मांगता था तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल था कि किन किन चीज़ों के लिए उसको ये एप्लीकेशन देनी है। तो वहाँ पे हमने 4-5 बातें पढ़ी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति नई बिल्डिंग बनाता है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के फिर बनाता है, अपनी बिल्डिंग में मटेरियल चेंज, सारवान परिवर्तन करता है, या फिर हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इन सब के अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना खेत में या अपनी ज़मीन में कुआं या बोरवेल बनाता है तो इस तरह के चेंजेस में उसको पहले अनुमति चाहिए थी। प्रोसेस क्या होता था, सबसे पहले उसे एक नक्शा बनाना होता था, उसकी 6 कॉपी को एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से अप्रूव करा के नगरपालिका को जमा कराना था। नगरपालिका को फीस जमा करानी होती थी, कुछ कागज़ जमा कराने थे जिसमें से एक कागज़ में वो एफिडेविट या शपथ पत्र जमा कराता था कि ज़मीन मेरी है और इस ज़मीन के मालिकाना हक को लेके कोई विवाद नहीं है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़मीन के मालिकाना हक के कागज़ के अलावा वो ये भी लिख के देता था कि इसका ज़मीन का वैलिड पोजीशन या वैध स्वामित्व, मेरे कब्जा जो है आज के दिन मेरे पास में है। फिर नक्शे के अंदर वो कौन सा नया निर्माण प्रपोज कर रहा है उसको अलग रंग से दिखाता था। ये सारी फॉर्मेलिटी थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि नगरपालिका के पास समय होता है 2 महीने का। 2 महीने के अंदर अंदर नगरपालिका या तो नक्शे को पास करेगी या कैंसिल करेगी। अगर नगरपालिका ने 2 महीने में कोई एक्शन नहीं लिया तो उस व्यक्ति के पास हक है कि वो नगरपालिका को नोटिस दे सकता है। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि हर जगह म्युनिसिपैलिटी नोटिस देती है, यहाँ पे वो एप्लीकेंट नोटिस देगा और बोलेगा कि या तो मेरी एप्लीकेशन पे काम करो, नहीं तो अगले 1 महीने के बाद में मैं अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूंगा। 1 महीने में भी अगर नगरपालिका की तरफ से कोई हाँ ना का जवाब कुछ ना आए तो एप्लीकेंट अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता है। बस उसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिना नगरपालिका अनुमति के काम तो कर सकता है, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज का या भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन नहीं करना। जो नियम बने हुए उनकी पालना करके वो बिल्डिंग बना सकता था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसी बिल्डिंग होती हैं जहाँ पे ये सब रूल लागू नहीं होते, मतलब परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके नियम क्या थे आपको याद होंगे कि आप आवासीय मकान बना रहे हैं जिसकी ऊंचाई फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा नहीं है, आप फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा नहीं बना रहे हो, आपका जो प्लॉट साइज़ है वो 250 मीटर से ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ओवरऑल बिल्डिंग की हाइट है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो अगर इस तरह के नियम है तो वहाँ पे आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक ऐसे एरिया थे जहाँ पे परमिशन लेनी थी और नगर पालिका परमिशन देने से पहले टाउन प्लानर से कंसल्ट किया करती थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जो 15 मीटर से भी ऊंची है, कमर्शियल निर्माण कर रहे हैं जिसका साइज 500 स्क्वायर मीटर से भी बड़ा है, तो फिर रीजनल टाउन प्लानर, क्षेत्रीय नगर नियोजक से नगर पालिका पूछती थी। दूसरा हमने पढ़ा था कि आप कोई व्यावसायिक निर्माण, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर आप बेसमेंट वगैरह बना रहे हैं, तो ऐसे में बहुमंजिला इमारत बना रहे हैं तो वहाँ पे आपके टाउन का जो लोकल टाउन प्लानर था उससे पूछा जाता था। ये सब हमने पढ़ा था। एक पॉइंट वहाँ पे हमने लिखा था कि जो हेरिटेज एरिया है, हेरिटेज एरिया मतलब 4 दीवारी का क्षेत्र और ये सब हो गया, वहाँ पे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत, मतलब ये सब नियम अलग हो गए, वहाँ के नियम अलग होते हैं। वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले अनुमति लेनी होती है क्योंकि विरासत से छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। उसमें फिर कुछ पेनल्टीज पड़ी थी, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन नंबर 194 हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था निवासियों के संघ के द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस का रख रखाव। इसका मतलब है कि कोई भी जब मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनता है तो अपार्टमेंट बन जाने के बाद में उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन संभालेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कानून इस बात को क्लियर करता है कि बिल्डर का काम मकान बना के देना है, उसका काम उस बिल्डिंग को मेंटेन करना नहीं है। तो जब तक बिल्डर लोगों को ज़मीन मकान बना के हैंडओवर नहीं कर देता तब तक बिल्डर संभालता है। लेकिन एक बार बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके लोगों को ऑक्यूपेंसी दे दी, हैंडओवर दे दिया, तो उसके बाद में जिम्मेदारी रेजिडेंट एसोसिएशन की होती है। इसके लिए बिल्डर को हम लोगों ने कुछ जिम्मेदारियां दे दी। वो क्या थी, सबसे पहले बिल्डर एक रेजिडेंट एसोसिएशन बनाएगा, एक फंड बनाएगा जिसका नाम बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड या इस तरह का नाम रखेगा। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति वहां पे प्लॉट खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, तो उससे मेंटेनेंस के नाम के पैसे लेके इस फंड में जमा कराएगा। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तो बिल्डिंग बन के तैयार होने के बाद में उस एसोसिएशन को वो सारा का सारा फंड ट्रांसफर करेगा। फंड ट्रांसफर करने के साथ कुछ कागजात जमा कराएगा। कागज कौन से देने थे, बिल्डिंग बनाने से पहले भूमि के मालिक के साथ में जो डॉक्यूमेंट बने होंगे, मतलब उसके साथ जो समझौता होगा उसके कागज देगा, बिल्डिंग का अप्रूवल लिया होगा उसके कागज देगा, बिल्डिंग के मैप देगा, बिल्डिंग में सीवरेज, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ से गुजरी है उनके नक्शे देगा। और इन सब के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, लिफ्ट, इस तरह की जनरेटर ये सब लगा है तो उनके वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड ये सब उन लोगों को देगा।
उसके बाद से आगे की जो जिम्मेदारी है वो निवासियों के संघ की रहेगी। एक पॉइंट वहाँ पे हमने लिखा था कि नगर पालिका इंश्योर करने के लिए कि बिल्डर ऐसा करे, उसके लिए एक शर्त लगा देती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बिल्डर ये सारे काम नहीं करेगा तो हम उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 196 और 197, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन के बारे में थे। इंफॉर्मेशन का मतलब था 196 हमें ये कहता था कि जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने के दौरान आपको एक बोर्ड लगाना है। 197 ये कहता था कि बिल्डिंग बनाने के अलावा रिपेयर के दौरान, मरम्मत के दौरान भी बोर्ड लगाना है। होता क्या था, हमने पढ़ा कि जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाते समय बिल्डिंग साइट पे आपको 4x4 का, 4 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा, इस साइज का एक बोर्ड लगाना है। कागज का, कार्डबोर्ड का इनका बोर्ड नहीं लगा सकते थे, फिक्स बोर्ड होना चाहिए था जिसके ऊपर कुछ बेसिक जानकारियां आप डिस्प्ले करते थे। जैसे हमने लिखा था कि स्वामी का नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वहाँ पे जो ठेकेदार काम करेगा उसकी सारी डिटेल, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, वो सब लिखते थे। इसके अलावा जितनी बड़ी भूमि भूमि में कितना क्षेत्र आप कवर कर रहे हो, निर्मित क्षेत्र कितना होगा, वो आप लिखते थे। उसके अलावा आप लिख के देते थे कि कितनी फ्लोर बनाने वाले हो, आप लिख के देते थे कितनी पार्किंग्स होंगी। तो इस तरह की जो कॉमन चीज़ें वो सारी उस पर लिखते थे। और अगर आपने नगर पालिका से परमिशन ली है तो परमिशन लेते समय, परमिशन जो चिट्ठी आपको मिली होगी जिसको परमिशन लेटर बोलते हैं, उस लेटर का सीरियल नंबर या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि मैंने नगर पालिका से 11 मई 2022 को अनुमति ली थी, अनुमति क्रमांक 353, ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। और अगर आपने परमिशन ली ही नहीं है तो आप वहाँ पे लिखते हो कि इस नियम के कारण मुझे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लिख दोगे कि मेरे लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि मेरे प्लॉट का साइज 250 मीटर से छोटा है। तो इस तरह की बातें वहाँ पे लिखनी पड़ती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मरम्मत वाला रूल है वो ये कहता है कि अगर आप कोई भी बिल्डिंग बना लेने के बाद उसमें रिपेयर कराते हो तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि रिपेयर किस टाइप की है। एक रिपेयर होती है, उसको हम आंतरिक रिपेयर या इंटरनल रिपेयर बोलते हैं। मतलब बिल्डिंग आपने बना ली, उसके अंदर की दीवारें वगैरह बदल रहे हो तो उसमें कोई पूर्वानुमति, प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्डिंग के बाहरी ढांचे में कोई परिवर्तन कर रहे हो जिसमें संभावना है कि कोई मटेरियल, कोई ईंट पत्थर सड़क पे गिरेगा या आने जाने वालों को कोई संकट बाधा हो सकती है, तो जब तक आप म्युनिसिपैलिटी की प्रायर अप्रूवल नहीं लोगे तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। फिर हमने पढ़ा था इसके साथ साथ वहाँ पे आपको एक बोर्ड लगाना होता है जिसमें लोगों को सूचना मिल जाए कि मरम्मत कार्य जारी में है, कृपया सावधानी बरतें, बिल्डिंग से दूर रहें, इस तरह का जो भी है वो लगाना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ये लगाने के साथ साथ रात में अगर कोई वहाँ से गुजरेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना, तो रात में आपको लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करनी है, ये आप ही की ड्यूटी है। एक नॉर्मल सी बात वहाँ पे लिखी हुई थी कि 1000 से 2000 का जुर्माना हम नॉन कंप्लाइंस पे, उल्लंघन वाले पे लगाएंगे और 50 से 100 रुपए का पर नाइट भी जुर्माना, पर डे पर नाइट लगाते थे। 198 हमने पढ़ा था जिसका नाम था सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व। हमने ये पढ़ा कि ये जो सुख सुविधा वर्ड है, सुख सुविधा का मतलब क्या है? यहाँ पे सुख सुविधा का मतलब कोई आराम करने की जगह, कोई सोफा कुर्सी नहीं है। यहाँ पे सुख सुविधा का मतलब होता था बिजली का कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, सीवरेज कनेक्शन, वाटर सप्लाई, इस तरह की चीज़ें। तो ये धारा ये बताती थी कि किसी भी एरिया में ये जो कॉमन फैसिलिटीज़ है ये नगर पालिका टेक ओवर कर सकती है, अगर कंडीशन क्या है कि इन सुविधाओं को विकसित करने के लिए नगर पालिका के नियमों का पालन किया गया हो। और इसके साथ साथ नगर पालिका को अगर लगे कि इसमें कोई तोड़फोड़ कराने की ज़रूरत है तो नगर पालिका वो तोड़फोड़ कराएगी और नगर पालिका उन सब चीज़ों के नक्शे मांगेगी। ठीक ऐसे ही एक और कनेक्टिंग धारा हम लोगों ने 199 पढ़ी थी जिसका नाम था ऐसी कॉलोनीज जो नगर पालिका ने डेवलप नहीं की उनको नगर पालिका के द्वारा टेक ओवर करना। तो कोई भी ऐसी कॉलोनी जो नगर पालिका ने बनाई नहीं, किसी प्राइवेट ने डेवलप की है, क्या उसको नगर पालिका टेक ओवर कर सकती है? तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेफिनेटली नगर पालिका उस कॉलोनी को टेक ओवर कर सकती है, बट कंडीशन ये थी कि जब ये कॉलोनी विकसित हुई तो कॉलोनी को बनाने से पहले नगर पालिका से परमिशन ली गई हो, मतलब लीगल कॉलोनी हो। और दूसरी बात है कि परमिशन लेने के बाद में कॉलोनी में सारा डेवलपमेंट नगर पालिका के नियमों के हिसाब से हुआ हो, तब जाके नगर पालिका उस कॉलोनी को टेक ओवर कर लेगी। और एक बार कॉलोनी को टेक ओवर किया तो उस कॉलोनी के संबंध में सारे अधिकार, सारे कर्तव्य, सारे दायित्व अब नगर पालिका के होंगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना था। अगला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है जिस चैप्टर का नाम आपको पता ही है। चैप्टर का नाम क्या है? नगर पालिका, शक्तियां और अपराध। तो चैप्टर का नाम है शक्तियां और अपराध। और शक्तियां और अपराध आपको पता ही है कि छोटा चैप्टर नहीं है, एक भारी भरकम चैप्टर है। शुरू हो जाता है धारा संख्या 200 से और चलेगा ये 297 ए तक। 297 बोल दो चलेगा, तो 297 तक चलेगा। तो रफली इसके अंदर 98 सेक्शन, 98 धाराएं हम लोगों को पढ़नी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो धाराएं हैं छोटे छोटे सेक्शंस हैं,
बहुत बड़ी धाराएं नहीं है, इनमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 200, धारा संख्या 200। धारा संख्या 200 का नाम एक बार ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। तो अगर मैं इसको अंग्रेजी में साथ साथ बोल दूं तो इसका नाम होगा कंट्रोल ओवर ड्रेनेज। तो ड्रेनेज के ऊपर नगरपालिका का नियंत्रण होगा। अब देखिए, ये धारा कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं करती। ये सेक्शन सिर्फ नगरपालिका को पावर, देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है, नगरपालिका की शक्तियां। तो ये बेसिकली आधी से ज्यादा धाराएं इस चैप्टर की सिर्फ शक्तियां देने की है। इसको यूं समझे जरा, अगर मैं आप लोगों से आज पूछूं कि क्या भारत सरकार हमसे टैक्स ले सकती है, अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत सरकार सभी से टैक्स ले रही है, गरीबों से टैक्स नहीं ले रही ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या भारत सरकार भविष्य में गरीबों से टैक्स ले पाएगी या नहीं, ले सकती है क्या? सरकार का मन करता है, आज सरकार ने गरीबों का टैक्स माफ कर रखा है, लेकिन कल अगर सरकार ये नियम बना दे कि पूरे भारत में गरीब अमीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भारत का नागरिक है, निवासी है, तो हम टैक्स लेंगे। तो सरकार गरीबों से टैक्स क्यों ले पाएगी? उसका सिंपल कारण है कि सरकार के पास टैक्स लेने की शक्ति है। तो कोई भी काम करने से पहले सरकार के पास, नगर पालिका के पास पावर होनी चाहिए। पावर नहीं है तो वो काम आप नहीं कर पाओगे। भारत सरकार हम लोगों से टैक्स इसलिए ले पाती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है उसको। तो संविधान ने शक्ति दी है कि आप आयकर ले सकते हो। शक्ति मिलते ही सरकार ने आयकर के नियम बनाए और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 5 लाख से छोटे वालों को छोड़ देंगे, ऊपर वालों से टैक्स ले लेंगे। लेकिन कल को ये नियम बदल के वो यूं भी तो कर सकते हैं कि 3 लाख तक माफ करेंगे, बाकी सबसे टैक्स लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी को माफ नहीं करेंगे, 5 लाख से कम वालों से कम ले लेंगे, बाकी से ज्यादा ले लेंगे। तो पावर होना जरूरी है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें से आधी से ज्यादा चीजें सिर्फ नगर पालिका को शक्तियां देंगी। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस चीज के लिए शक्ति मिल रही है वास्तव में नगर पालिका वो काम आज कर भी रही होगी। जैसे उदाहरण के लिए इसी धारा में लिखा हुआ मिलेगा अभी कि नगर पालिका आपके घर की नाली को भी ढकवाने के लिए कह सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही आप घर पे जाओगे तो पीछे पीछे नगर पालिका आ जाएगी, चल अपनी नाली को ढक। ये पावर है कि उनके पास शक्ति है। अगर उनको कंप्लेन आई, अगर उन्होंने कभी एक्शन लेना चाहा तो वो ले सकते हैं। और अगर उन्होंने एक्शन लिया तो आप कोर्ट नहीं पहुंचोगे कि देखो मेरे घर में आके पंचायत कर रहे हैं, कर सकते हो। तो धारा संख्या 200 बड़ी सिंपल है, नाम है नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपैलिटी ओवर द ड्रेनेज। इसका मतलब है कोई भी प्रकार की नाली हो, कोई प्रकार की नाली का मतलब है छोटी बड़ी, नगरपालिका के स्वामित्व की, निजी स्वामित्व की, कोई भी नाली हो उसके ऊपर नगरपालिका का कंट्रोल होगा। और क्योंकि हर ड्रेनेज पे म्युनिसिपैलिटी का कंट्रोल है, इसलिए नगरपालिका उसको ढकने के लिए कह सकती है कि इसको कवर करके रखना है। ना कवर करने से न्यूसेंस फैलेगा, गंदगी होगी, स्मेल आएगी, तो उसको ढकने के लिए कहा जा सकता है। अब नगरपालिका की खुद की नालियां हैं तो उसको तो नगरपालिका खुद ढकवा देगी। लेकिन अगर किसी प्राइवेट कैंपस में नालियां हैं तो नगरपालिका उनको ढकवा सकती है नहीं। इसलिए लाइन बड़ा क्लियर करता है ये धारा। ये कहती है कि प्राइवेट आदमी के घर के अंदर भी नालियां हैं तो नगरपालिका खुद कोई काम नहीं करेगी, लेकिन उसको नोटिस जारी कर देगी कि ये काम करो। आगे जाके जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब जाके चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी नगरपालिका किसी आदमी को किसी भी चीज का नोटिस देती है तो उसका मतलब ये होता है कि हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो ये काम करेगा। अगर नोटिस देने के बाद भी उसने काम नहीं किया तो फिर नगरपालिका खुद एक्शन ले लेती है। जैसे किसी को बोला कि भी अपनी बिल्डिंग तोड़ के हटा दो, तो पहली उम्मीद करते हैं कि अपने आप हटा लेगा, नहीं हटाएगा तो नगरपालिका जेसीबी लेके पहुंच जाएगी, तोड़ देगी और उसके खर्चे भी वसूल लेगी। सिमिलरली आपको नोटिस आ सकता है कि आपकी ओनरशिप में जितनी ड्रेनेज हैं उनसे न्यूसेंस फैल रहा है, उनको बंद करो, उनको कवर करो। आप कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो नगरपालिका कवर करेगी और कवर करके बिल दे जाएगी आपके हाथ में कि इतने पैसे लगे, वो पैसे दे दो। और मजे की बात क्या है कि नगरपालिका जितना खर्चा करती है उसका 110% लेती है, मतलब 10% ज्यादा लेती है। तो अगर 10,000 रुपये खर्चा हुआ तो आपसे वसूली कितनी होगी? 11,000 रुपये। और उसमें भी वो बोल के जाते हैं कि पेमेंट कर देना 7-8 दिन में, नहीं करोगे तो 15% की दर से ब्याज लगाते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 200। अब ऐसे ही पिछली धारा सिर्फ हमें ये बताती थी कि नगरपालिका नालियां अपने कंट्रोल में रखेगी। सेक्शन नंबर 201 201 ये बताता है कि नालियां आदि बनाने की पावर किसकी होगी। तो इसको हम लोग नाम दे दें पावर टू मेक ड्रेन्स, कि नालियां बनाने की शक्ति किसकी है। तो ये बड़ा क्लियर है, इसके अंदर कुछ भी हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नालियां बनाने की शक्ति किसकी होगी? सारी की सारी नगर पालिका की। तो म्युनिसिपैलिटी जहां चाहे, जिस एरिया में चाहे, पब्लिक बेनिफिट के लिए ड्रेनेज बना सकती है। और अगर नगर पालिका नालियां बना भी सकती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको रिपेयर भी कर सकती है। तो बनाना भी नगर पालिका का काम है और मेंटेन करना भी नगर पालिका का काम है।
कभी कभी एक अजीब सी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि नगर पालिका यहाँ से नाली शुरू करके आगे ले जाना चाहती है, लेकिन रोड इस तरह से बनी हुई है कि बीचों बीच यहाँ पे आके सड़क ब्लॉक हो जाती है। नाली आर पार ले जाने के लिए नगर पालिका के पास में कोई साइड रूट अवेलेबल नहीं है, साइड से ले जाना संभव नहीं है। और अगर साइड से ले गए तो नाली का फ्लो अफेक्ट हो सकता है, उसकी यूटिलिटी खत्म हो सकती है, या नगर पालिका को बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है, बहुत लंबा 5 किलोमीटर नाली घुमा के लानी पड़ेगी। तो ऐसे में नगर पालिका एक पावर रखती है अपने पास में कि इस नाली को हम किसी की ज़मीन से भी होके गुजार सकते हैं। अब किसी की ज़मीन में से नाली गुजारोगे तो डेफिनेटली उसका नुकसान होगा। अगर उसका नुकसान होगा तो उसको बदले में कंपनसेशन मिलेगी, क्षतिपूर्ति मिलेगी, वो नगर पालिका तय करेगी। उसका अमाउंट कभी फिक्स नहीं होता है, मतलब पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि 5,000 मिलेंगे कि 5 लाख मिलेंगे, वो केस टू केस डिपेंड करता है। मान लो कि किसी व्यक्ति की भूमि ऐसी है जो किसी काम की नहीं है, हो सकता है वहाँ पे क्षतिपूर्ति 50,000 हो, और हो सकता है ऐसे एरिया में हो जहाँ पे एक गज जमीन के रेट 5 लाख रुपए है, तो वो कंपनसेशन केस टू केस डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है। अब इसका मतलब ये ना समझ ले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पावर है, शक्ति है कि नगर पालिका चाहे तो ऐसा कर सकती है। हम ये ना समझ के बैठेंगे नगर पालिका कभी भी आ जाएगी और बोलेगी आपके घर के बीच में से नाली जाएगी, नहीं। ये पावर है, जब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता तब जाके नगर पालिका इसको यूज करेगी। ऐसा कोई केस देखा आपने? नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। नाली का तो नहीं, लेकिन मैं ये केस दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे ऐसा पॉसिबल है कि कोई और ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आप सभी लोगों ने जगतपुरा नाम सुना है? गए हो क्या कभी? गए हो? अच्छा। जगतपुरा जब आप जाते हो तो जगतपुरा में, यहाँ से ये मालवीय नगर की तरफ से जगतपुरा के अंदर एक रोड जा रही है जयपुर में। अच्छा, जो जिन्होंने जयपुर के बारे में नहीं पता, तो कोई विशेष, जगतपुरा कोई टूरिस्ट एरिया नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। तो वहाँ पे एक सड़क इस तरह से जाती है जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है। वो जो जयपुर का एयरपोर्ट है उसको कनेक्ट करती है। ये काफ़ी वाइड सड़क है, बहुत तगड़ी चौड़ी सड़क है, शानदार सड़क बनी हुई है। और ये सड़क ऐसे सीधी सीधी जा रही है, थोड़ा नीचे लाते हैं, सड़क को ऊपर चलेगी। तो ये सड़क ऐसे सीधी सीधी जा रही है। अचानक से ये चौड़ी सड़क चल रही है, ऐसे 2 लेन सड़क है, इधर वाले इधर, इधर वाले। अचानक से यहाँ पे आके और ये सड़क खत्म हो जाती है। मतलब अगर आप दौड़े दौड़े जाओ ना और पता ना हो तो सीधा जाके दीवार में या किसी में टकराओगे। बिल्कुल सड़क, चौड़ा हाईवे चल रहा है और यहाँ पे आके एकदम ब्लॉक बंद है। उसके बाद आपको यहाँ से यूं जाना पड़ता है और फिर कॉलोनियों के अंदर सड़क घुस जाती है। पतली पतली कॉलोनियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ, ऐसे घूम फिर के और फिर आप आते हैं और यहाँ से फिर वही चौड़ी सड़क शुरू हो जाती है। मतलब ये वाला जो पैच है ना, इसकी वजह से इस सड़क को कम से कम 1.5 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। कारण बड़ा सिंपल है, यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी प्राइवेट ज़मीन होगी और उसको एक्वायर करना था, और वो शायद पता नहीं क्या केस है, तो एक्वायर करना था, तो ये आदमी कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके स्टे ले आया। तो इसके प्लॉट को छोड़ के इसके बाद में भी सड़क है उतनी ही चौड़ी, इसके पहले भी उतनी चौड़ी सड़क है, और इस इतने से पैच के लिए इसको यहाँ से घूम के आना पड़ रहा है। तो सेम चीज़ सोचो ज़रा, अगर मान लो कि इसके सारे सारे ड्रेनेज चल रही होती, नाली चल रही होती, तो जिसने सड़क नहीं जाने दी अपने में से नाली ले जाने देगा? मुश्किल है ना। तो नाली भी कैसे घूमेगी यहाँ से? अब घुमा तो हम लेंगे, लेकिन बात यह है कि नालियाँ घुमाने से हो सकता है कि उसका प्रेशर, उसका फ्लो, उसका लेवल इफेक्ट हो जाए और पता चले कि लोगों के घरों में वापस आ रहा है पानी, बाहर जा नहीं रहा। तो ऐसे में ये धारा परमिट करती है कि नगर पालिका के पास शक्ति है, यहाँ से वो नालियाँ ले जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नगर पालिका का मन किया हथौड़ा लेके आ जाएंगे, आज तोड़ेंगे। ऑब्वियस है आपकी आपत्तियां तो उनको भी सुनेंगे, और ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप कोई शिकायत विकायत करना चाहो, कोर्ट जाना चाहो, तो वो सब परमिशन तो रहती है। तो चलिए, ये थी हमारी धारा संख्या 201। सड़क के बारे में भी थी, सड़क के बारे में थी, तभी तो सड़क वहां से बना रहे थे। अब कोर्ट में स्टे चला गया, तो जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब तक पेंडिंग रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि सड़क कभी नहीं बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, लेकिन जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक पेंडिंग रहेगा। भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी में सरकार के पास ये हक थोड़ी है कि किसी को भी उठा के, कोई मतलब बदमाशी थोड़ी है कि किसी का गला पकड़ के बाहर फेंक देंगे। उसको नोटिस देंगे कि आपकी भूमि से सड़क बनेगी, वो नोटिस को चैलेंज देने हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक पेंडिंग रहेगा। जिस दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि रिमूव करो, तो बाहर उस दिन। और अगर हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं ले सकते जमीन, तो नहीं ले सकते, वो तो कोर्ट में चली गई, बात तो खत्म हो गई। एनीवे, अल्टीमेटली देखो, सीधी सीधी बात है, इन सब चीज़ों के अंदर स्पेसिफिकली लैंड एक्विजिशन में जीतना सरकार को ही है, क्योंकि बड़े क्लियर हमारे इंडिया के अंदर लैंड एक्विजिशन रूल्स हैं, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, और प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीन को पब्लिक बेनिफिट के लिए एक्वायर किया जा सकता है। लेकिन बात यह कि हमारी जुडिशरी के पास में जो टाइम है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई हर रोज़ केस सुन ले। आज डेट दे दी, अगली डेट आएगी 6 महीने बाद, 6 महीने बाद 2 में से एक वकील जाके टाइम मांग लेगा, केस लड़ेगा ही नहीं, फिर अगली डेट फिर 6 महीने बाद आएगी, तो केस चलता रहेगा 6-7 साल तक। अगर ये फास्ट पेस जजमेंट हो तो सकता है 15 दिन में जजमेंट आ जाए, और जजमेंट श्योर है
अगर लैंड एक्विजिशन का जजमेंट है तो क्षतिपूर्ति बढ़ा सकता है कोर्ट, बट लैंड तो जाएगी ही जाएगी, गवर्नमेंट को मिलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और क्षतिपूर्ति लोग 4 बार भी मांग लेते हैं, वो तो चलेगा। अब वो आपका राइट है ना भी, आपको कंपनसेशन मिलेगी तो गवर्नमेंट मार्केट रेट से क्षतिपूर्ति देती है। मार्केट रेट गवर्नमेंट किसको मानती है वो डिपेंड करता है, आपके हिसाब से बाजार रेट बनती है उस प्लॉट की 5 करोड़ रुपए, सरकार के हिसाब से मार्केट रेट है 1.5 करोड़ रुपए, तो सरकार तो 1.5 करोड़ देके छुट्टी पाएगी। फिर आप केस तो करोगे ना कि बाजार में सब 5-5 करोड़ का बेच रहे हैं, तो मेरे को बैलेंस पैसे दिलवाओ। चलो कोई नहीं, अगला है धारा संख्या 202, नाम है इसका भवन से प्रभावी जल निकास। अगर इसको अंग्रेजी में बात की जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव ड्रेनेज फ्रॉम द हाउस। इफेक्टिव ड्रेनेज फ्रॉम द हाउस, इसका मतलब क्या है? देखिए, बड़ी सिंपल सी आसान सी धारा है, सिंपल बात करती है। ये धारा ये कहती है कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर 100% वाटर को वो अपने घर में ही कंज्यूम कर लेंगे, गंदा पानी आएगा बाहर निकलेगा ही। इसलिए अपने घर का गंदा पानी फ्लो होके बाहर आ पाए, इसकी सारी व्यवस्था उस घर के मालिक को खुद करनी है। तो हर घर के मालिक की खुद की जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका प्रोमाइसिस है, तो आपके घर में यहाँ पे आपने वॉशरूम बनाया है, यहाँ पे आपने किचन बनाया है, तो यहाँ से यहाँ तक पानी को लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और हमने पीछे किसी नियम में पढ़ा था कि आपको अपने घर का लेवल कम से कम सरकार की सड़क के लेवल से ऊंचा रखना होता है, सो दैट ड्रेनेज प्रॉपर हो सके। तो यहाँ तक लाना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार आप यहाँ तक ले आएंगे तो यहाँ पे लाने के बाद में अब आप नगर पालिका की सीवरेज लाइन से या नगर पालिका की ड्रेनेज लाइन से कनेक्शन ले सकते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर मान लो मल्टीपल कनेक्शंस पॉसिबल हो, मल्टीपल का मतलब है नगर पालिका का एक पाइप यहाँ से जा रहा है, एक पाइप यहाँ से जा रहा है, एक पाइप यहाँ से जा रहा है, एक पाइप इस घर के पीछे से भी जा रहा है, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें से कौन से पाइप से कनेक्शन मिलेगा। तो हम लोग ये देखते थे कि पहली बात इनमें से ढूंढेंगे कि कौन कौन से पाइप ऐसे हैं जो 50 फीट के दायरे में है। अगर इनमें से कोई सा 50 फीट से दूर है तो उसकी तो क्वेश्चन ही खत्म, उससे तो जोड़ेंगे ही नहीं। 50 फीट में हमने देखा कि एक और दो, ये दो पाइप 50 फीट के दायरे में है, तो इनमें से नगर पालिका ऑर्डर दे देगी कि नियरेस्ट जो है उससे कनेक्शन कर लो। अगर नगर पालिका आपको ये कनेक्शन करने के लिए देगी तो ये डेफिनेट बात है कि इसके बदले में नगर पालिका पैसे तो मांगेगी। तो जो पैसे आपसे मांगे जाएंगे वो आपको देने पड़ेंगे, चार्जेस आपसे लिए जा सकते हैं, इसको कनेक्शन चार्ज बोलो या कुछ भी बोलो। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने घर में प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बनाया, उसके घर के अंदर का जो पानी है उसने कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं किया, या फिर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर तो लिया लेकिन उसको नगर पालिका के पाइपों से जुड़वाने की बात नहीं कर रहा, तो हम उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। और पेनल्टी कितनी हो सकती है? 2,000 से लेके 5,000। इसका मतलब है कि जो न्यूनतम पेनल्टी होगी, मिनिमम मिनिमम हो जाएगी 2,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000। उसके बाद देखते हैं अगला। अगला देखो, अगला है हमारा सेक्शन नंबर 203। 203 सेक्शन, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये पूरा का पूरा शक्तियों के बारे में चैप्टर है, कर्तव्यों के बारे में चैप्टर है। यहाँ भी शक्तियों की अधिकार की बात हो रही है, लेकिन 203 नगर पालिका को अधिकार नहीं देता। 203 जो है वो भवन मालिकों को अधिकार देता है। तो इसको अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं राइट ऑफ लैंड ओनर टू टेक कनेक्शन फ्रॉम म्युनिसिपल लाइंस। ये क्या चीज़ है? हम लोगों ने पढ़ा कि पिछली धारा एक किसी भूमि के स्वामी को बाउंड करती थी, मैंडेट करती थी कि आपको अपने घर में ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम बनाना है। अब मान लो कि एक बेचारा ऐसा है जिसने ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, प्रॉपर पाइप वाइप डाल के तैयार बैठा है, लेकिन अपने घर के अंदर तक की व्यवस्था तो उसने कर ली। अब नगर पालिका की लाइन यहाँ से जा रही है, ये बीच का जो कनेक्शन है, इस पाइप को जोड़ने का काम ये नगर पालिका को करवाना है या करने की अनुमति देनी है। नगर पालिका उसको कहती है कि नहीं, अब आपको सीवरेज का कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये धारा ये बताती है कि सीवरेज कनेक्शन देना नगरपालिका की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, और उस व्यक्ति का जिसने घर बनाया है उसका राइट है, उसका अधिकार है। तो ये कोई मना नहीं कर सकता इसके लिए। बस कंडीशन सिंपल होती है, आपने जो कंस्ट्रक्शन किया वो लीगल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर आपने लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है तो आपके घर का ड्रेनेज और सीवरेज बाहर आएगा, और उसके लिए नगरपालिका अपनी लाइनों से उसको जोड़ेगी। तो आप ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, नगरपालिका से लिखित अनुमति लेकर। तो पहली बात है, अपनी मर्जी से आप, ऐसा नहीं होगा कि सीवरेज पाइप तोड़ा जोड़ लिया, नगरपालिका से परमिशन लेके करेंगे। भूमि स्वामी या भूमि स्वामी भवन की नालियों को नगरपालिका की नाली से जोड़ सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, राइट है, आपका अधिकार है, आप कभी भी उस अधिकार के लिए क्लेम कर सकते हैं।
अगला देखते हैं हम लोग, सेक्शन नंबर 204, 204। 204 का नाम है मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। अंग्रेजी में अगर इसको बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं सेपरेट ड्रेन्स फॉर सीवेज एंड रेन वाटर। ये देखिए आजकल ये जो चीज़ है, ये तो आजकल वैसे प्रैक्टिस में भी है। किसी भी घर में जब घर से पानी बाहर निकलता है तो दो तीन तरह का दो तीन टाइप का वाटर बाहर निकलेगा। एक तो बारिश होगी तो बारिश का पानी बाहर आएगा। बारिश के पानी के अलावा हर घर के अंदर बाथरूम्स हैं तो बाथरूम में नहाने का पानी या जो सीवरेज की गंदगी है वो सब बाहर निकलेगी। इसके अलावा किचन का पानी बाहर निकलेगा। अब आज के दिन वाटर शॉर्टेज है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वाटर को रिसाइकिल करें, वाटर को रीयूज़ करें। तो इनमें से सारे वाटर रिसाइक्लेबल रीयूजेबल नहीं है, तो जो गंदा पानी है उसको बहा दिया जाता है सीवरेज में, और इसके अलावा जो रेन वाटर है उसको हम हार्वेस्ट करने की या उसको दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये सेक्शन बना दिया गया कि अगर हम रीस्टोरेज की बात करेंगे, रीयूज़ की बात करेंगे, वो तभी संभव है जब हम दोनों पानियों को अलग अलग रखेंगे। अगर मिक्स हो गया तो बात खत्म हो गई। तो ये सेक्शन सिर्फ मैंडेट करता है कि अगर नगर पालिका चाहे तो ऐसे नियम बना सकती है कि सीवरेज की लाइन हर घर से अलग निकलेगी और जो रेन वाटर का पाइप है वो दोनों अलग निकलेगा। तो दोनों के पाइप अलग अलग होने चाहिए। आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने सेक्शन का नाम ध्यान से पढ़ लिया तो नाम ही अपने आप में काफी है। प्रत्येक भवन में अपशिष्ट पदार्थों के लिए, मतलब गंदे पदार्थों के लिए, और कर लो यहाँ पे, और वर्षा जल के लिए अलग अलग नालियां बनाई जाएंगी। और जोड़ लेना बीच में, अलग अलग नालियां बनाई जाएंगी जिन्हें नगर पालिका की संबंधित नालियों से जोड़ा जाएगा। संबंधित नालियों का मतलब है जो गंदा पानी है, यहाँ पे मात्रा भी थोड़ी सी ठीक कर लेना, संबंधित में, तो जो गंदा पानी है उसको सीवरेज से जोड़ा जाएगा और जो क्लीन वाटर है या रेन वाटर है उसको रेन वाटर से जोड़ा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेन वाटर से जोड़ क्यों रहे हैं, हम क्या करेंगे? आगे जाके हम किसी सेक्शन में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नियम बनाएगी, तो उसको हार्वेस्ट करेंगे हम लोग। अब ये जो ऐसी धाराएं हैं इस पूरे चैप्टर में मिलेंगी आपको लाइन से। ऐसी धाराओं में कुछ भी मेहनत मशक्कत आपकी तरफ से नीडेड नहीं है। आप सिर्फ एक काम करें कि इसका जो नाम है वो और संख्या वो याद कर लें, क्योंकि सोचिए इस धारा में कहीं भी कोई नियम है याद करने लिए नहीं है। अलग अलग नालियां बनेंगी वो तो ऊपर सेक्शन के नाम से क्लियर हो जाता है। इसके अंदर कोई जुर्माना पेनल्टी है नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नाम याद रह जाए आपके लिए मोर देन एनफ है, इसी से आपका काम हो जाएगा। और अब तो आप पढ़ते पढ़ते इतने समझदार हो चुके हैं कि इस पूरे कानून में आपको क्वेश्चंस नजर आने चाहिए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जिसका नाम है धारा संख्या 205। 205 का नाम देखिए, अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में, लेकिन दोबारा से रिपीटेटिव सेक्शन है कि कैन वी कंस्ट्रक्ट द ड्रेनेज फ्रॉम अदर्स लैंड, दूसरों की जमीन से क्या हम ड्रेनेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? जवाब हम पहले से जानते हैं। क्या दूसरे व्यक्ति की भूमि से नाली ले जा सकते हैं? यस, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, ले जा सकते हैं। अब ये धारा ये कहती है कि नगरपालिका अनुमति कैसे देगी। अनुमति कैसे देगी, उसके लिए सबसे पहले तो नगरपालिका ये सोचेगी कि क्या उसी व्यक्ति की भूमि से नाली ले जाने की आवश्यकता है, क्या उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट पॉसिबल नहीं है। आसपास कोई सार्वजनिक भूमि हो, आसपास कोई रोड हो, वहां से नहीं ले जाई जा सकती। तो पहला तो नगरपालिका को ये विचार करना चाहिए। इसके अलावा सोचिए आपका पड़ोसी सुबह सुबह आपके यहाँ पे मजदूर लेके आ जाता है 4-6 और बोलेगा कि भाई मैंने नगर पालिका से अनुमति ले ली, आपके घर में से नालियां बनाऊंगा, और आपका फर्श तोड़ रहा है। बड़ा दिक्कत का काम है ना। तो जिस व्यक्ति के घर से, जिसकी ज़मीन से ऐसी नालियां वगैरह गुजारी जाती हैं, उसको एक सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए, उसे पूछना चाहिए, उसकी आपत्तियां भी सुननी चाहिए। मान लेते हैं कि सारी बातें होने के बाद भी नगरपालिका ने ऑर्डर दे दिया कि ड्रेनेज यहीं से जाएगा, तो उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का हक होना चाहिए कि भाई मुझे कंपनसेशन तो दो, कम से कम मेरी ज़मीन खराब कर रहे हो आप। वो क्षतिपूर्ति भी मांग सकता है, और अगर वो चाहे तो मंथली किराया फिक्स कर सकता है कि भाई यहाँ से नालियाँ गई हैं, जब तक यहाँ से नालियाँ गई हैं तब तक हर महीने मेरे को 1500 रुपये चाहिए, 500 रुपये, जो भी वो तय नगर पालिका करेगी। तो ऐसा सब वो कर सकता है। ये 2-3 धाराएं कनेक्शन में आएंगी। इनमें से कुछ बेसिक बातें हैं, जिसके लिए कुछ बेसिक बातें जिनके लिए हमें याद करने की नीड नहीं है या बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉमन सेंस की बात है। मान लो कि कोई आपका पड़ोसी है जिसने नगरपालिका से अनुमति ले ली, आपकी आपत्तियां भी सुन ली, सब बात हो गई, फिर भी नगरपालिका ने परमिशन दे दी कि यहाँ से नालियां ले जाओ, तो क्या रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी उठ के आ जाएगा वो कि चलो अब खुदाई शुरू करते हैं? मुश्किल है ना।
तो ऐसे में नियम है कि सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले, या दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि रोशनी के दौरान वो काम कर सकता है, आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट, इस पीरियड के बीच में काम करेगा, रात्रि में ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, और लेबर वगैरह कम से कम नुकसान करे ये इंश्योर करना है। ऐसा ना हो कि 1 फीट की नाली ले जानी है, उसका 5 फीट का फर्श तोड़ के खराब कर दिया। चलो किया सो किया, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने नाली ले जाने के लिए उसके घर में तोड़फोड़ कर दी, उसको रिपेयर कौन करेगा? जो तोड़ेगा उसी की जिम्मेदारी है। तो ये कुछ कॉमन सेंस की चीजें हैं जिनमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला तो हम लोगों ने लिखा कि यदि अन्यथा संभव ना हो, तो पहली बात है कि सबसे पहले आप चेक करो कि कुछ और पॉसिबल है क्या। कुछ भी और पॉसिबिलिटी नहीं है तभी उसके घर से नाली जाएगी। तो अन्यथा संभव ना हो तो नगर पालिका दूसरों की भूमि से पाइप ले जाने की अनुमति दे सकती है। तो पहली चीज अदर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी है। दूसरा, भूमि के मालिक को किराया दिलाया जा सकता है, किराया भी दिलाया जा सकता है, और किराए के साथ में आप चाहें तो ऑब्लिक करके लिख सकते हैं कि किराया नहीं, उसको कंपनसेशन भी दिला सकते हैं, क्षतिपूर्ति भी दिला सकते हैं, एक ही बात है वो। फिर अगली बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी किराया विराया सब दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन जब वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा तो जो काम होगा वो या तो होगा सूर्योदय के बाद या फिर सूर्यास्त से पहले। इसका मतलब है सनराइज और सनसेट के बीच का जो टाइम है उसी बीच में कंस्ट्रक्शन काम हो सकता है, उसके आगे पीछे ये काम आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल देना होगा। 100%, 100% देना होगा, नहीं तो नगर पालिका को क्या परमिशन दे देगी किसी का घर खोद के निकल आओगे आप? नहीं, नहीं, क्षतिपूर्ति तो आपने जमीन खराब करने की दी, आपने उसकी जमीन यूज कर ली, क्षतिपूर्ति उस बात की दी। फिर आपने जो उसका तोड़फोड़ की है, अब इसको यूं सोचो जरा कि मान लो मैं किसी के घर के बाहर से नाली ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो वहां पे मैंने खड्डा खोदा, तो ये थोड़ी मैं बोलूंगा क्षतिपूर्ति दे दी, खड्डा खुद भरते रहना। वो तो जो काम करवा रहा है वो करके आएगा। क्षतिपूर्ति उसकी जमीन खराब करने की, उसके घर में से एक पाइपलाइन ले जाने की है। जो काम आप कर रहे हो वो काम एग्जीक्यूट अपने खर्चे पे कराओगे, और उस काम की रिकवरी जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस वो भी अपने खर्चे पे करोगे। चलो, अब देखो ये उसी का पार्ट है, इसको जबरदस्ती अलग से बना दिया गया, ये अलग से धारा नहीं है, बट ठीक है बना दिया गया तो हमें अलग से पढ़ना है। धारा का नाम है 206, नाम है संकर्म किस प्रकार किया जाना है। अब ये कानून में क्या है, ओरिजिनल कानून में बड़े शानदार वर्ड यूज होते हैं, संकर्म को समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं तो संकर्म की जगह आप लिख लो कार्य किस प्रकार किया जाना है। मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन का वर्क का मतलब क्या है, अभी पीछे हम पढ़ के आए थे कि दूसरे के घर से नालियां ले जा सकते हो और सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में करना है। ये धारा उसी में 2 पॉइंट जोड़ देते, इसकी नीड नहीं थी, लेकिन ये कानून हर जगह हर अगली धारा में ये कानून फॉल्टी नजर आता है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको जबरदस्ती बना दिया, इसका कोई तुक नहीं है। इस धारा में सिंपल ये लिखा हुआ है कि तोड़फोड़ करनी नहीं है, कम से कम करनी है, कर दी तो अपने खर्चे पे रिपेयर करके जाना है। तो देखो, कार्य संपादन में न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करना होगा, बेहिसाब दीवारें वारे नहीं तोड़ देनी, उसकी कम से कम नुकसान करना है। अगर आपने नुकसान कर दिया तो उस स्थान को पुनः मूल स्थिति में लाना होगा, ओरिजिनल कंडीशन रिस्टोर करनी होगी। तो आपने खड्डा खोदा तो पहले जमीन समतल थी, तो खड्डा भर के जाना है आपको, आपने फर्श तोड़ा वापस रिपेयर करके जाना है, आपने दीवार तोड़ी उसमें से पाइप निकाला, दीवार को रिपेयर करके जाना है। और फिर भी कोई ऐसा नुकसान हो गया जो नुकसान रिपेयरेबल नहीं है, या वो ऑनर कहता है कि भाई आपने फर्श तोड़ा, तोड़ के रिपेयर तो कर दिया लेकिन मेरे मार्बल में लाइनें पड़ गई, यहाँ पे तो मेरे को खराब दिख रहा है, तो उसके लिए कंपनसेशन, जो रिस्टोरेबल नहीं है उसके लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति हम लोग दिला सकते हैं। तो प्रैक्टिकली उसी का पार्ट है, अलग से इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ 2 धाराएं बनी है इसलिए हमें 2 पढ़ने पड़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे, देखो सेक्शन नंबर 207, 207, ये बड़ी शानदार इंटरेस्टिंग धारा है, इसका भी कोई एज सच बड़ा यूज तो नहीं है, लेकिन है क्या, देखिए ये कानून बनाते समय बहुत कम विचार किया गया है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, जो मन में आया बेतरतीब बना हुआ है। ऐसा क्यों कह देता हूं मैं, ये जो धारा हम पढ़ने जा रहे हैं ये सेक्शन ये कहता है कि जिस आदमी की जमीन से आप पाइपलाइन ले गए थे, नालियां ले गए थे, अगर भविष्य में 2 4 5 साल बाद वो खुद नगर पालिका के पास पहुंच जाए, जिसकी जमीन से नालियां खोदी थी वो नगर पालिका के पास पहुंच जाए, और वो नगर पालिका के पास जाके ये बोले कि अब मैं अपनी जमीन पे मकान बनाना चाहता हूं, तो मुझे मकान बनाने के लिए अप्रूवल दे दो, जो हम पीछे 94 में पढ़ के आए थे कि वो मैप अप्रूव कराएगा ये कराएगा, तो एप्लीकेशन लेके पहुंच गया कि भाई मुझे अनुमति दे दो, मैं अब मकान बनाना चाहता हूँ।
तो ये धारा क्या कहती है कि अब नगर पालिका उस व्यक्ति को नोटिस देगी जिसने नालियां बनाई थी, और उसको नोटिस दे के बोलेगी कि इसकी जमीन से नालियां हटाओ, हम इसको मकान बनाने की परमिशन दे रहे हैं और इसको कहीं और से ले जाओ। तो मेरा सवाल है, जब कहीं और से ले जा सकते थे तो पहले परमिशन क्यों दी थी? परमिशन का मेन क्राइटेरिया क्या था? कि कहीं और से ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उसकी जमीन से ले जा रहे हैं। बट ये नॉनसेंस प्रोविजन है। तो लिखा हुआ है कि ठीक है, तब उसको बोलेंगे कहीं और से ले जाओ, तो पहले ही बोल देते उसको कहीं और से ले जाओ। पर ठीक है, जो कानून में लिखा है वो लिखा है। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं होने को तो चलो, आप सोचने को बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है भाई, लाइन कहाँ से शुरू होती है? यदि अन्यथा संभव ना हो। अब अगर आप आज परमिशन दे रहे हो कि नालियां हटाओ, इसका मतलब अन्यथा संभव है। तो अन्यथा संभव है तो पहले ही संभव कर लेते। जिसने नालियां, जो नालियां ले गया था, आज भी वही भुगतेगा। आज भी अपनी कोस्ट पे नालियां हटाएगा वो, भवन मालिक का कोई लेना देना नहीं है। जिसने नालियां बनाई थी, नालियां बनाते समय नगर पालिका नहीं, दूसरे के भवन में नगर पालिका कहाँ बनाती है? जिस, अभी आप शायद गलत ट्रैक पे हो। नगर पालिका खाली सड़क की नालियां बनाती है। अगर आप अपनी प्राइवेट नालियां बना रहे हैं और कहीं और, कहीं से पॉसिबल नहीं है, अगर नगर पालिका बना रही होती तो आपको अनुमति क्यों मांगनी थी? आप खुद बना रहे थे, आपको अनुमति मांगनी थी कि मुझे इसके घर में से नाली ले जानी है। नगर पालिका ने आपको अनुमति दी, क्षतिपूर्ति आपने दी, हर महीने का किराया आपने दिया, मजदूरों को लाके काम आपने कराया, और वो जो लिखा हुआ था कि न्यूनतम नुकसान करना, वो सब आपको करना है, उसका फर्श रिपेयर आपको करना है। नगर पालिका को लेना देना नहीं था। जिसके घर की कनेक्टिविटी नहीं है वो घर करेगा ये सारे काम। और फिर आपका पड़ोसी पहुंच जाता है कि मेरे प्लॉट में से नाली ले गए, अब वापस हटाओ क्योंकि मैं मकान बनाना चाहता हूँ, तो नालियां आप हटवाओगे और दोबारा जो उसका ठीक ठाक कराना है वो करवा के दोगे। तो देखो जरा, नाम लिखा हुआ है, जिस भूमि पर से नाली ले जाई गई उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार। तो अंग्रेजी में इसको हम लोग लिख सकते हैं, राइट्स ऑफ लैंड ओनर टू कंस्ट्रक्ट ऑन द लैंड ऑन विच ड्रेन्स ऑन विच ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड। तो बड़ा आसान सा, सिंपल सा है। आप देखो, इसमें भी याद करने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल है। भूमि स्वामी के निर्माण, भूमि स्वामी निर्माण के लिए आवेदन दे सकता है। इसका मतलब है जिस आदमी की जमीन थी उसके पास अथॉरिटी है, जब मन करे नगर पालिका में एप्लीकेशन दे देगी, मैं निर्माण करना चाहता हूँ। और अगर उसने एप्लीकेशन दे दी तो नगर पालिका क्या करेगी? नगर पालिका द्वारा नोटिस देकर नालियां हटाने को कहा जाएगा। किसको कहेंगे नालियां हटाने को? जिसने बनाई थी उसको कहेंगे। जिस व्यक्ति के लाभ के लिए नालियां बनाई गई थी, मतलब जिसके बेनिफिट के लिए हमने वो ड्रेन्स बनवाई थी, सभी व्यय उसे वहन करने पड़ेंगे, सारे खर्चे वो खुद उठाएगा। नगर पालिका का कोई वास्ता पहले भी नहीं था और आज भी नगर पालिका का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वीकनेस ऑफ लॉ या वीकनेस ऑफ ड्राफ्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे दिखती है। अच्छा, एक नंबरिंग गलत कर दी क्या? देखो, आगे होगा। हम्म। देखो, अब 208, 209, 210, ये जो पूरी सीरीज है, ये लगभग एक जैसी है। एक जैसी का मतलब है ये एक जैसी सी बात करते हैं। सवाल मेरा ये है, थोड़ा सोच के मुझे बताइएगा, कि मान लो एक व्यक्ति की प्राइवेट बिल्डिंग है, फैक्ट्री चलाता है कोई, या किसी ने कोई छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, तो वहां पे क्या उसकी मर्जी है कि वो टॉयलेट्स वगैरह वहां पे बनाए या ना बनाए? लॉजिकली तो मर्जी होनी चाहिए भाई, उसकी बिल्डिंग है, वो कैसे भी बनाए छे। लेकिन ये धाराएं नगर पालिका को शक्ति देती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग में, आज के दिन जैसे इसको नॉर्मल बात करते हैं, आज के दिन भारत में कई बार आवाज उठती है ना कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं। बोलते हैं ना कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज नहीं है, मैनरलेस हैं, बहुत ज़्यादा मैनर्स नहीं है भारत के लोगों को। उसके लिए क्यों क्यों ऐसा बोलते हैं कि मैनर्स नहीं है भारत के लोगों को? क्या कारण है? भाई, भारत के लोग कहीं भी रोड पे चलते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी यूरिनेशन करने लग जाते हैं, कहीं पे भी घर से भी कचरा लाएंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ डाल देंगे। तो क्या कारण है उसके पीछे? क्या लोग अनसिविलाइज्ड हैं, या उसके पीछे कारण कुछ और है? उसके पीछे एक नहीं, उसके पास बीसों कारण है। बीसों कारण तो ये है कि कोई भी इंसान, जैसे ऐसा कहते हैं ना कि आर्मी के लोग जो होते हैं, आर्मी से जो जुड़े हुए लोग हैं,
वो पर्सनल लाइफ में रिटायरमेंट के बाद भी बड़े सिस्टमेटिक रहते हैं, टाइम से उठना, टाइम से बैठना, हिसाब की बात करना, डिसिप्लिन रहते हैं। कारण क्या है उसके पीछे? सिंपल सिंपल है, ट्रेनिंग। भाई उनको एक ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग के हिसाब से वो कुछ साल तक जिए, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो अगर हमें जिंदगी में बचपन से ट्रेनिंग यही मिली है कि जा सड़क पे फेंक, तो बड़े होके क्या बदल थोड़ी जाओगे, वही करोगे। भाई आप जब से पैदा हुए तब से आपने यही देखा है कि भाई आपके घर में कोई भी गंदगी है, कहाँ फेंकनी है? ले जाके सड़क पे। तो अगर सड़क पे फेंकनी है तो पहली बात तो ये कि हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो ग्रो ऐसा किया है, ऐसा डेवलप हुआ है, ऐसा ग्रूम किया हम लोगों को, जिसकी वजह से हमें आदत है कि कोई भी कचरा पट्टी हो ले जाके रोड पे फेंक सकते हैं। पहली बात, अथॉरिटी है हमारी, यही मानते हैं ना हम, तो अधिकार है हमारा। और मान लो आप सड़क पे कुछ फेंक रहे हो और कोई आके बोले क्या कर रहे हो, तो आप तो लड़ पड़ोगे कि क्या कर रहे हो, कचरा फेंक रहा हूँ। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे सज्जन स्वभाव के बन जाएं कि नहीं, मैं देश की संपत्ति का पूरा ध्यान रखूंगा, गंदगी नहीं फैलाऊंगा, या ओपन डेफिकेशन को मैं प्रमोट नहीं करता। तो मेरा एक बार, वो राजस्थान के कोई मंत्री जी हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पिछली गवर्नमेंट में थे, नहीं नहीं मंत्री जी थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री जी थे, और उन्होंने ये कौन सा झालाना वाला एरिया ना, ओटीएस सुना होगा आपने, ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सुना है क्या? नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। आरएस वाले जो बच्चे हैं ना, जो आरएस वगैरह सेलेक्ट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। तो एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिसमें उनको रखते हैं 5-7 महीने, उनको ट्रेन करते हैं, और गवर्नमेंट के बाकी इंप्लॉइज की भी बार बार वहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है। तो उसका नाम ओटीएस रखा हुआ उन्होंने, ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वैसे उसका पूरा नाम अजीब सा HCM रिपा है, तो हरीश चंद्र माथुर और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे उसका नाम रखा हुआ है। तो उससे साइड में गली जाती है, तो वो जंगल सा है। तो राजस्थान के कोई, ये उस टाइम पे ये चल रहा था प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय बनाओ, ये बनाओ। तो एक मंत्री जी वहाँ पे और टॉयलेट गए, गाड़ी से उतरे, गाड़ी रुकवाई जंगल में और टॉयलेट गए। अगले अगले दिन अखबार में, सब अखबारों में फ्रंट पेज पे फोटो छपी हुई थी कि भाई ये इनके ढकोसले बातें। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई हम स्वच्छ भारत को बढ़ावा दे रहे हैं, टॉयलेट बनाओ, लोगों को कह रहे हैं घर घर शौचालय, मंत्री इनके रोड पे खड़े हैं। तो तो ये बड़ा हाईलाइट हुआ। अब मुद्दा ये है कि चलो पब्लिक पॉलिटिकल मुद्दा बनाए तो बना सकते हैं, बट इश्यू ये है कि मंत्री मंत्री जी की दिक्कत ये है, आसपास में 2 किलोमीटर में कोई टॉयलेट है नहीं, मंत्री जी 2 किलोमीटर पहुंचने की हालत में नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो एक ये इशू ये भी है कि पब्लिक को हम लोग ये गाइड तो कर देते हैं कि कचरा नहीं फेंकना, बट सवाल ये है कि कहाँ फेंकना है, कहीं तो फेंकना है ना। तो कहाँ फेंकना है, उसकी जगह कहाँ है? हम पब्लिक को ये कह देते हैं कि भाई ओपन में, पब्लिक प्लेसेस में आपको यूरिनेट नहीं करना। तो सवाल ये है कि क्या हर पब्लिक प्लेस में, पब्लिक की रीच में, 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में क्या पब्लिक टॉयलेट्स हैं? नहीं है तो फिर अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? और आप रेलवे स्टेशन पे, इन सब पे जाइए, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, ना के बराबर। और जो है वो इतनी बुरी हालत में है कि बाद में लास्ट अल्टरनेट पब्लिक के पास एक ही बचता है कि चलो फिर तो जंगल ही ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर मान लीजिए कि फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो पब्लिक की बात होगी, सरकारी सुविधाओं की बात होगी। अगर हर आदमी अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपने मॉल में, इनमें भी अगर टॉयलेट्स वगैरह नहीं बनाएगा तो पब्लिक मजबूरन और पब्लिक रोड्स को गंदा करेगी। इसलिए ये धाराएं नगर पालिका को शक्ति देती है कि आप चेक कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने एडिक्वेट ये फैसिलिटीज़ बनाई या नहीं बनाई। अगर नहीं बनाई तो उसको नोटिस दे के बनाने को कहा जा सकता है। और उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कोई जुगाड़ कर देगा कि 2 चद्दर खड़ी कर दी, हो गया, नहीं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ इन सारी धाराओं में कि भाई आपको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना है, दोनों तरफ, तीनों तरफ दीवारें बनानी है, गेट होना चाहिए, छत होना चाहिए, कवर्ड स्पेस होना चाहिए। ऐसा भी आगे हम पढ़ेंगे कि भी वाटर सील्ड होना चाहिए, पानी वहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिक बात है। तो देखो धारा संख्या 208 नाम है शौचालय आदि की व्यवस्था, तो अंग्रेजी में इसको हम लोग बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट्स। बड़ा सिंपल, देखो नगर पालिका किसी भी भवन के स्वामी को शौचालय, मलकूप, फ्लश कर लेना, इसको फ्लश शौचालय बनाने को कह सकती है। अब ये टॉयलेट कंस्ट्रक्शन समझ में आता है। फ्लश टॉयलेट का मतलब है वाटर सील टॉयलेट होना चाहिए। मलकूप का मतलब क्या है, क्यों बनाने की नीड है? कई कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे नगर पालिका की लाइनें, सीवरेज की लाइनें नहीं पहुंची होती। तो जहाँ पे नगर पालिका की सीवरेज की लाइनें नहीं पहुंची, वहाँ पे सीवरेज कनेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो रूरल बेल्ट में, ग्रामीण एरिया में जहाँ पे नगर पालिका नहीं है, वहाँ पे जो सिस्टम फॉलो होता है, लोग अपने घर में ही 30, 40, 50, 100 फीट जितना नीडेड है उस हिसाब से एक खड्डा खोद लेते हैं और उस खड्डे में ही टॉयलेट का वेस्ट धीरे धीरे
धीरे समय के साथ में स्टोर होता रहता है। राजस्थान में जो एकदम एक्सट्रीम रूरल एरिया है, वहाँ पे पहले कच्चे खड्डे खोदे जाते थे जिससे पानी भी ज़मीन में डिस्चार्ज हो जाता था, इसलिए वो कई सालों तक यूज़ आते थे। आजकल जिन लोगों ने पक्के कंस्ट्रक्शन कर लिए, तो 10-12 साल में, 15 साल में एक खड्डा भर जाता है, तो उसको फिर जो म्यूनिसिपल टैंकर्स वगैरह आते हैं उनको बुला के एम्प्टी करा देते हैं और वो रीयूजेबल हो जाता है। तो नगर पालिका किसी को भी निर्देश दे सकती है कि आप अपनी ऐसी व्यवस्थाएं करें। वन लाइन में याद करें तो आसान बात है, नगर पालिका किसी को प्रॉपर टॉयलेट, फंक्शनल टॉयलेट बनाने को कह सकती है। फंक्शनल टॉयलेट तभी होगा ना जब या तो सीवरेज से जुड़ा होगा या इससे जुड़ा होगा। ऐसे स्थान जहां पर 20 से अधिक लोग कार्य करते हैं वहां भी उपरोक्त निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नॉर्मली रेजिडेंट्स को तो कहा ही जा सकता है, कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहां भी म्यूनिसिपैलिटी ये सब निर्देश दे सकती है। किस चीज़ के निर्देश दे सकती है कि किस किस तरह के टॉयलेट होने चाहिए। टॉयलेट तो सब जगह होनी चाहिए, स्पेसिफिक टाइप का होना चाहिए, तो वो कह सकती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये नहीं कर सकते आप कि आपने जुगाड़ कर लिया और जो सारा वेस्टेज है वो सड़क पे बहा रहे हो, वो नहीं हो सकता। तो शौचालयों का अपशिष्ट पदार्थ नालियों में प्रवाहित नहीं कर सकते, या तो सीवरेज से जुड़ेगा, और सीवरेज से नहीं जुड़ेगा तो फिर आपको मलकूप बनाना पड़ेगा। इसको अंग्रेजी में सेस पूल बोलते हैं। पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि नगर पालिका एरिया में भी घरों के सामने से नालियाँ बहती थी। तो वो जो घरों के सामने से नालियाँ बहती हैं वो ऑलरेडी डर्टी होती हैं, और अगर उसके अंदर टॉयलेट वेस्ट बहेगा तो वो वहाँ पे लोगों के रहने के लिए दूभर हो जाएगा, तो उसकी परमिशन नहीं है। अब फिर भी कोई आदमी नहीं मान रहा। किस चीज़ को नहीं मान रहा? नगर पालिका ने नोटिस दे दिया कि टॉयलेट बनाओ, नगर पालिका ने नोटिस दे दिया कि मलकूप या फ्लश शौचालय बनाओ, नहीं मान रहा। नगर पालिका ने नोटिस दिया कि आप अपशिष्ट पदार्थ को नालियों में मत बहाओ, नहीं मानने वाले पे हम लोग 2,000 से लेके 5,000 का जुर्माना लगा देंगे, और 1 महीने से लेके 2 महीने तक का कारावास। और ये तो आपको पता ही है कि जहां जहां पे जुर्माना और कारावास लिखा होता है वहां पे दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो दोनों भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक ज़्यादा नोटोरियस हो। और एक बात मैंने आपको बताई थी जो यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है कि जो भी टॉयलेट आप बनाएंगे वो टॉयलेट ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से दीवारों से, छत से और गेट से कवर हो। तो मतलब जिसको बोलते हैं कि एक जुगाड़ सॉल्यूशन, 4 बोरियां टांग देते हैं लोग, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो जरा, एक बार इसको स्टॉप कर दो।